हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट एलेट क्लैट पीजी एनएलएसएट डीयूएलएलबी या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए, त्यौहार बिल्कुल पास में है, सो आप सभी को एंड आपके परिवार को हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। और आई होप आप इस दीपावली को अच्छे से मनाएं। कोई भी जो भी आप लोगों के लाइफ में आपकी विशेज़ हैं, भगवान इसको पूरी करें। ऑल्दो देर इज़ समथिंग विच थोड़ा सा इस त्यौहार से रिलेटेड ही आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन प्रॉपर गैप लेना चाहो पढ़ाई से ले सकते हो, लेकिन एक दिन से ज़्यादा मत लेना। एक दिन के बाद किताबें ज़रूर उठा लेना, बिल्कुल फ्लो मत ख़राब कर लेना अपना, क्योंकि होता क्या है ना, फेस्टिवल में बहुत सारे जगहों पे हम लोग इकट्ठा होते हैं, परिवार में लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बिल्कुल ही फिर 4-5 दिन का गैप हो जाता है, क्योंकि अब आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, पेपर दिसंबर में है। सो एक दिन आप पूरा पूरा गैप ले सकते हो, वो रिफ्रेशमेंट की तरह रहेगा, उससे ज़्यादा ही फ़ायदा ही रहेगा। लेकिन उसके अलावा फिर वापस बैक ऑन ट्रैक आते रहना, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत ही शानदार क्विज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना आज के सेशन में आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 39A, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है द फर्स्ट लोक अदालत वॉज ऑर्गेनाइज इन छत्तीसगढ़। अब ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जो है जवाब बताइएगा इसका कि क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। एंड वीडियो आपको अच्छी लगा रही तो लाइक करा करो, चैनल को शेयर कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। देखो, देर इज़ वन थिंग कि बहुत एफर्ट के साथ ये वीडियोस बनाते हैं हम लोग, कभी कभी देखो लेट भी हो जाता है। लेट होने के कारण होते हैं क्योंकि आई एम जस्ट नॉट, मतलब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ यही रह गया है करना, जैसे हिंदू बनाना ही रह गया है। देर आर लॉट ऑफ क्लासेस रहती हैं, तो अगर पहले मैं क्लासेस ले लेता हूँ तो फिर उसकी वजह से ये थोड़ा लेट हो जाता है। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका ये हिंदू का सेशन जो है वो मंडे टू सैटरडे डेली आए। और फ्यूचर में अभी हमने मतलब ऐसा भी करेंगे कि जैसे मैंने लूँ तो कोई दूसरे टीचर जो है, आपका गैप ना हो उस दिन, वो करंट अफेयर का द हिंदू सेशन ले ले। बट ये फ्यूचर में है, अभी तो फिलहाल यही चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर सेशन को। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे उससे पहले आज का जो पहला आर्टिकल है देख लेते हैं। टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि डोंट वेट फॉर अ कंप्लेंट टू बी फाइल्ड, सेज बेंच। और जस्टिस के एम जोसेफ एंड जस्टिस ऋषिकेश रॉय की ये बेंच थी, 2 जजेस की बेंच थी। इन्होंने क्लियर कट शब्दों में ये कहा है कि भाई आप वेट मत किए कि कोई एफआईआर करेगा तब आप उसके ऊपर एक्शन लें। जैसे ही कुछ हेट स्पीच आपके आसपास में आती है, यू टेक एक्शन। तो ये इमीडिएट एक्शन लेने की बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब हेट स्पीच क्या है, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हेट ऑल्सो 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 ये मामला जो है ना, किस केस के अंदर आया हुआ था ये बताना, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों का एक होमवर्क है कि किस केस के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी है। आगे बढ़ते हैं। हेट स्पीच का नाम थोड़ा सा हेट स्पीच क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। हेट स्पीच को बेसिकली अगर डिफाइन करें लेमन लैंग्वेज में, तो मैं आपको बोलूँ तो ऐसा है कि कुछ इस तरीके की कोई भी चीज़ बोलना जो किसी के रिलीजियस बिलीफ या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर बायस होने का, कुछ इस तरीके की चीज़ों से ना हेट्रेड क्रिएट कर रहा है, जिससे कि सोसाइटी के अंदर ना उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है। और अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ना है तो देख लो, हेट स्पीच इज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन मार्जिनलाइज्ड बाय देयर रिलीजियस बिलीफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर एंड सो ऑन, ठीक है। हेट स्पीच ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे ही होता है। आप किसी को जेंडर के बेसिस पे बता सकते हो, आप हेट स्पीच जो है वो कलर के बेसिस पे बता सकते हो, रेसिज्म जो होता है वो भी, उसके थ्रू भी बहुत सारी हेट स्पीच के केसेस हमने देखे हुए हैं। तो हेट स्पीच मतलब एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। लॉ कमीशन ने 267 रिपोर्ट में अपने ये कहा था हेट स्पीच के ऊपर कि भाई हेट स्पीच जो है ना, ये टेररिज्म, जीनोसाइड एंड एथनिक क्लीजिंग की तरह है, और इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बहुत बार मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में कि हेट स्पीच के ऊपर लॉ कमीशन ने कब कहा था कानून बनाओ या इस तरीके की चीज़ें। तो 267th रिपोर्ट ऑन हेट स्पीच सेड such utterance have the potential to provoke individuals and society to commit act of terrorism, genocide and ethnic cleansing। मतलब लॉ कमीशन ने ऐसा कहा था कि टेररिज्म, जीनोसाइड, एथनिक क्लिनजिंग के बराबर हेट स्पीच है। क्यों है? क्योंकि हेट स्पीच अगर कोई बोलता है तो उससे जिसके ऊपर ये बोला जाता है उसके ऊपर साइकोलॉजिकली इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है कि वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकता है।
तो ये चीज़ 267 रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कही थी। हेट स्पीच मस्ट बी कर्ब्ड, क्यों? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। मुजफ्फर रियोट 2013 के आपको याद होंगे, एक फेक वीडियो के वजह से बहुत बड़ा मैटर हो गया था। एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट्स को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग जैसी सिचुएशन जो है वो भी हेट स्पीच से क्रिएट हो सकती हैं। दिल्ली रियॉट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेट स्पीच, किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से इस तरीके की चीज़ें मैसिव लेवल पे हो जाती हैं। There are some provisions in our Indian Penal Code regarding hate speech, not directly but indirectly. जैसे कि सेक्शन 153A ऑफ IPC जो है, ये प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा को रोकने के लिए पेनलाइज करता है। सेक्शन 153B ऑफ IPC जो है, इट पेनलाइज इम्प्यूटेशंस, असर्सेशन प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। फिर सेक्शन 295A ऑफ IPC है, इट ऑल्सो पेनलाइज डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास। सेक्शन 298 ऑफ IPC जो है, इट पेनलाइज अटरिंग वर्ड्स एक्सेट्रा विद डेलिब्रेट इंटेंट टू वुंड द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन। सेक्शन 505 ऑफ IPC है, इट पेनलाइज पब्लिकेशन और सर्कुलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, रूमर और रिपोर्ट कॉजिंग पब्लिक मिसचीफ एंड एनिमिटी, हेट्रेड और इल विल बिटवीन क्लासेस। पार्ट 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है, इट क्लासिफाइज हेट स्पीच एज एन ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग इलेक्शन इनटू 2 कैटेगरीज। पहला है करप्ट प्रैक्टिसेस और दूसरा है इलेक्टोरल ऑफेंसेस में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे देश में अभी लॉज हैं इनडायरेक्टली रिगार्डिंग हेट स्पीच, बट डायरेक्टली कुछ नहीं थे, पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, तो ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंट की तरह ये सेट होगा। बहुत सारी कमिटीज़ भी इसके ऊपर बनी हैं, जैसे कि TK विश्वनाथन कमेटी हैं। इन्होंने कहा था कि भाई ऑनलाइन हेट स्पीच, साइबर स्पेस से जो हेट्रेड एंड इंसाइटमेंट फैलाई जा रही है उसको रोकने के लिए कुछ किया जाए। इन्होंने ये भी कहा था कि सेक्शन 153C सब क्लॉज B एंड सेक्शन 505A जो है वो IPC के अंदर जोड़ा जाए, जो डायरेक्टली हेट स्पीच को रोकने के लिए काम करे। बेजबरूह कमेटी का भी नाम काफ़ी याद रखने वाली चीज़ है। देखो, आपको याद होगा जब दिल्ली में एक समय ऐसा आया था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वायलेंस के केसेस देखने को मिल रहे थे, तो उस समय कमेटी बनाई गई थी। तो ये कमेटी उस चीज़ से रिलेटेड है, और वहाँ पे फिर इसमें बोला गया था कि एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के प्रोविजंस डाले जाएं IPC के अंदर, बट ये सब रिकमेंडेशन थे, आए नहीं आज तक। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है हमारे कानून के साथ, डायरेक्टली नहीं है कुछ। इसके बाद अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। ओवर 450 प्रिजनर्स हैव वॉक्ड फ्री इन छत्तीसगढ़ आफ्टर लोक अदालत वर सेटअप इन जेल अक्रॉस द स्टेट। तो छत्तीसगढ़ भारत का कुछ इस तरीके का पहला ऐसा स्टेट बन रहा है जहाँ पे इस तरीके का कोई प्रोग्राम चल रहा है। एक प्रोग्राम के अंदर जो है, वो प्रोग्राम मतलब लोक अदालत वाला है प्रोग्राम, जिसमें 450 प्रिजनर्स को वॉक फ्री कर दिया गया है। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इस मैटर के। तो लोक अदालत जो है ये जेल में हेल्ड एवरी वर्किंग सैटरडे होगी, ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है वहाँ पे, जिसमें रिलीफ मिलेगा अंडर ट्रायल्स इन सम केसेस कन्विक्टेड प्रिजनर्स बाय एक्सप्लेनिंग देयर राइट्स एंड लीगल ऑप्शन सच एज प्ली बार्गेनिंग एंड सेटलमेंट। प्ली बार्गेनिंग एंड सेटलमेंट एक अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, उसको हम कभी और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इट इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव एनीवेयर इन इंडिया। जेल में जो कंजेशन है उसे कम करने में काम करेगा। देखो, हमारे देश में कैदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोविड जब आया था तब इसका मामला सामने आया था कि भाई जेल के अंदर जो है कैदियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है, कोरोना फैल रहा है। तो देर आर अराउंड ओवर 20,000 प्रिजनर्स लॉज्ड इन वेरियस जेल्स इन छत्तीसगढ़ अगेंस्ट अ सैंक्शन कैपेसिटी ऑफ 14,000। तो ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है, आप इंडिया का देखोगे तो भी इस तरीके का आंकड़ा सामने आएगा। तो इसीलिए जो लोग रिहाई के लायक हैं, जिन पे केस चल रहे हैं, बहुत बार फर्जी मामलों में भी लोग जेल में चले जाते हैं, तो उन सब के लिए लोक अदालत के थ्रू उनको रिहा करने का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत जो है पीपल्स कोर्ट की तरह इसको बोला जाता है, गांधीयन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का आपने नाम सुना होगा। ADR क्या होता है? ADR में बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि मीडिएशन, कॉन्सलेशन, उसी का एक पार्ट है लोक अदालत भी। लोक अदालत के अंदर मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है काइंड ऑफ, पर वो होती कोर्ट ही है। कोर्ट की तरह मतलब बाहर मतलब कहीं भी एक जगह पे, एक हाइपोथेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ,
जैसे कि मान लो कि एक कोई पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे लोक अदालत लगी हुई है किसी पर्टिकुलर मैटर के से चीज़ें, जैसे इंश्योरेंस के मैटर देखने के लिए लोक अदालत लगी हुई है, क्योंकि इंश्योरेंस के क्लेम बहुत समय से पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो फिर वो लोक अदालत क्या करती है, सेटलमेंट जल्दी जल्दी कराती रहती है आपस में, पार्टियों के सेटलमेंट करा के ख़त्म कर देती है केस। तो इस तरीके से लोक अदालत बहुत समय से वर्क कर रही थी, उसी का यूज़ करके छत्तीसगढ़ ने एक नया टाइप का सिस्टम क्रिएट कर दिया है। द फर्स्ट लोक अदालत कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात इन 1982 as a voluntary and conciliatory agency. It was given statutory status under the Legal Service Authorities Act 1987. तो लोक अदालत को अपनी पावर जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से मिलती है। आर्टिकल 39A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि हमारी जो स्टेट है उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अलग अलग वर्गों में जस्टिस को प्रमोट किया जाए, और जस्टिस को प्रमोट करने के लिए समय समय पर सुधार किए जाएं फ्रॉम द स्टेट मतलब गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 39A जो है उसी के थ्रू आप कह सकते हो कि लोक अदालत जो है लाया गया था। ऐसा डायरेक्टली नहीं है, बट हाँ मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लोक अदालत का कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल 39A से जो है कहीं ना कहीं स्टेट को पावर मिल रही थी, तो उन्होंने फिर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लाया होगा। अब अगला जो न्यूज़ है वो है कि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट ऑन टेरर फंडिंग। हमने पता ही था कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आने वाला है, ये तो पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है, तो उसमें कुछ नई चीज़ तो है नहीं। इमरान खान बार्ड फ्रॉम इलेक्शन ओवर करप्शन चार्जेस। तो पाकिस्तान में देखिए अलग ही तरीके की पूरी पॉलिटिक्स होती है, तो इमरान खान जो वहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बार कर दिया गया है, भाई अब अगले 5 साल तक इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे। तो उन्हीं के समर्थक जो हैं सड़कों पे उतरे हुए थे, उनके ऊपर टीयर गैस जो है वो छुड़वाई गई थी। शिंदे गवर्नमेंट रिस्टोर्स जनरल कंसेंट टू CBI टू इन्वेस्टिगेट केसेस इन महाराष्ट्र। आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, उन्होंने जनरल कंसेंट जो है CBI से वापस ले लिया था। ये भी डिटेल कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल ने भी जनरल कंसेंट ले रखा है, तो CBI इन स्टेट्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है मामलों के। तो अब क्या हुआ, आपको पता है शिंदे जी की सरकार आ गई है जो बीजेपी के द्वारा बैक करी गई है, सेंटर में बीजेपी है, CBI भी सेंटर से ही चलती है, तो अब जो है CBI इन्वेस्टिगेट कर सकती है केसेस इन महाराष्ट्र। तो ये यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली है। इसके बाद कल एक न्यूज़ बड़ी न्यूज़ में थी कि काशी तमिलनाडु बॉन्ड, इस तरीके की चीज़ें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिससे कि स्ट्रेंथन किया जाए काशी, बनारस एंड तमिलनाडु के सिविलाइजेशन लिंक को एज ए पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव आज का इनिशिएटिव नहीं है, ये 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था ऑन 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। काशी, जिसका ओल्ड नेम ऑफ बनारस का जो नाम है वो काशी है, वाराणसी जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं, तो पता ही है आप लोगों को ये चीज़ें तो है ना। कौन सी मेजर स्कीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर में ये किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। इंटरपोल लॉन्चेस फर्स्ट एवर मेटावर्स। इंटरपोल के बारे में डिटेल में हमने पहले देखा हुआ है, वो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। इंटरपोल ने अनवेल किया है फर्स्ट एवर मेटावर्स स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर लॉ एनफोर्समेंट वर्ल्ड वाइड एट द 90th जनरल असेंबली जो दिल्ली में हुई थी। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर आदमी जो है वो वर्चुअल टूल ले सकता है जनरल सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर जो फ्रांस लियोन में स्थित है इंटरपोल का। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है इसके साथ पार्टनर करी है इंटरपोल के साथ इसको बनवाने में, इसमें फंडिंग में, और बहुत सारी और भी जो सहायता होंगी। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मेटावर्स क्या होता है, आप लोगों ने फेसबुक वाला मेटावर्स जब वहाँ से आया था तो हमने काफ़ी सुना था। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपको यार बैठे बैठे एक जगह से दूसरे जगह का रियल वर्ल्ड का अनुभव कराते हैं। वहाँ पे आपके अवतार बैठे होते हैं जिनसे लोग बात भी कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसके बिहाइंड जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, AR एंड VR टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये था मेटावर्स, इंटरपोल ने लॉन्च किया था। काशी तमिलनाडु बॉन्ड के बारे में हमने जाना, जनरल कंसेंट वाली चीज़ जानी, ये भी एक न्यूज़ थी, यहाँ पे भी एक न्यूज़ थी। इसके बाद देखिए लोक अदालत के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पीपल कोर्ट इसको कहते हैं। पहली बार जो है गुजरात में हुई थी 1982 के अंदर। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से इसको पावर मिलती है। आर्टिकल 39A जो है कहीं ना कहीं ये राइट देता है हमारे गवर्नमेंट को कि वो इस तरीके की चीज़ों को लेके आए।
इसके बाद हमने देखा कि अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसका इनिशिएटिव आया है जिससे कि काफ़ी सारे प्रिजनर्स को रिहाई किए जा रही हैं जो अंडर ट्रायल्स थे या फिर जिनको लगा था कि गलत तरीके से जेल में बंद हैं। इसके बाद हमने जाना रिगार्डिंग हेट स्पीच। तो हेट स्पीच के बारे में हमने क्या जाना, हेट स्पीच क्या होती है ये जाना। 267th रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा था कि हेट स्पीच जो है उससे लोग टेररिज्म, जीनोसाइड, एथनिक क्लींजिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद हेट स्पीच क्यों कब होनी चाहिए मैंने ये भी बताया। काफ़ी सारे सेक्शंस हमने हेट स्पीच के देखे हैं, जैसे कि सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी डायरेक्टली डील नहीं करता है, बट हाँ ऐसा ऐसा है। 153B आईपीसी, 295A आईपीसी, 298 आईपीसी, 298 आईपीसी नॉट ए, 505 आईपीसी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में पॉलिटिशियंस को भी मना किया गया है। इसके बाद दो कमिटीज़ के बारे में हमने जाना, एक की टी के विश्वनाथन कमेटी जिसने कहा था कि सेक्शन 153C सब क्लॉज बी ऐड करो, सेक्शन 505A ऐड करो आईपीसी के अंदर, जिससे कि जो इंसाइटमेंट करते हैं लोग ऑफेंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट और कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी और ट्राइब, इस तरीके से कोई भी किसी को इंसाइट करने की कोशिश करता है तो फिर उसको पनिश किया जाए। पर वो रिकमेंडेशन था, रिकमेंडेशन ही रह गया। फिर बेज बरुआ कमेटी के बारे में हमने जाना, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों से रिलेटेड था। इसके बाद हमने और कुछ जाना नहीं। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा है, अब ये जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए आप लोगों का, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ नथिंग ऐसा कि बहुत आपको इसमें दिमाग लगाना है। हमने पढ़ लिया है और मेरे को ऐसा उम्मीद है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स इसका अच्छे से जवाब देंगे। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली, और अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए। बस एक दिन का ही गैप लीजिएगा, वापस से ट्रैक पे आ जाइएगा। एक दिन का गैप लेंगे तो कोई गिल्ट में मत जाइएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले दिन से वापस से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई वापस शुरू कर देना। और अब जो है समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो गिव योर 101% फॉर दिस एग्ज़ाम। क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर टॉप 4-5 एनएलयूज़ में नहीं गए तो फिर लाइफ चेंज नहीं हो पाएगी। अगर अचानक से चाहते हो फिर आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एनएलयूज़ में चले जाओगे टॉप 4-5 में तो मेहनत नहीं करनी है वहाँ भी, लेकिन तब भी आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो सेटल्ड हैं। आप ये समझ लो कि नीचे का एनएलयूज़ का तो कैंपस भी उस लेवल का नहीं होता है जो टॉप एनएलयूज़ के होते हैं। एनएलएसआई का कैंपस पे देख लो, मतलब इट्स जस्ट नॉट अबाउट द स्टडीज़, इट्स ऑल अबाउट कि आपको वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, क्या फैसिलिटी आपको वो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पे वो कॉलेज स्थित है, इन सब का बहुत रोल पड़ता है। क्यों बेंगलोर, हैदराबाद या इस तरीके के जो ये कोलकाता, ये लोग थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर हैं, न्यू दिल्ली, क्योंकि इनको जो जिस जगह पे ये स्थित है ना उसकी भी वैल्यू है, ये मेट्रो सिटीज़ में है। तो कहने का मतलब ये कि अपना 101% लगा के मेहनत कर डालो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, मैं तो हुई आप लोगों के साथ, आप लोग के और भी मेंटर्स आपके साथ होंगे जिनसे भी आप पढ़ते हैं। तो बस लग जाओ, बाद में ना ये ना हो जाए कि यार रिग्रेट नहीं होना है कि मैंने और मेहनत कर लेनी थी, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। क्योंकि फिर जनवरी से दिसंबर पूरे 12 महीने बाद पेपर आएगा, 6-7 महीने बाद नहीं आएगा, पूरे 12 महीने बाद आपको पेपर देना है। तो ये बहुत लंबा गैप होता है। तो फिर ड्रॉप करने से भी 4 बार सोचोगे। तो बहुत मेहनत करो, जितनी कर सको करो, सही तरीके से करो। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क करो विद स्मार्ट वर्क। तो दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।